सल्फोनेशन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सल्फोनेशन में आपने बेंजीन लिया और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये लिया जा सकता है, या आप ले सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4, या आप ले सकते हैं SO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अच्छा, जहां पर आपने नाइट्रेशन करवाया ना, तो नाइट्रेशन के लिए मैंने एरो पर क्या लिखवाया था? नाइट्रेशन के लिए एरो पर क्या लिखवाया था? मिक्स्ड एसिड। वहां आप एक चीज और लिख लीजिए, N2O5। N2O5 क्या चीज? H2SO4 के साथ नहीं, N2O5, इसको आप वहां नोट कर लीजिएगा। N2O5 पहले तो है क्या? N2O5 किस तरह का कंपाउंड है? शांत शांत, हाँ, ब्लू कलर गैस। शांति रहिए, पड़ोसी से नहीं। N2O5 किस कलर का कंपाउंड है? N2O5 का कलर कैसा होता है? कलरलेस सॉलिड है, और एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में? ये एग्जिस्ट करता है NO2 पॉजिटिव और NO3 माइनस की फॉर्म में। तो अगर आपने इसको ले लिया तो यहां से आपको ऑलरेडी क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। यहां यदि आपने ये कंपाउंड ले लिया बच्चों, तो यहां से डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा। टेंशन ही नहीं है। आ रही बात समझ में ये वाली भी? ओके, अभी मैं कुछ और सवाल करवाता हूं, कुछ और प्रैक्टिस करवाता हूं। पहले इसको देख लेते हैं, सल्फोनेशन को। तो हम इनमें से कोई भी चीज ले सकते हैं, और बच्चों इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता था, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे बताओ? थोड़ा सा याद हो आपको तो, बेंजीन के ऊपर SO3H, ठीक है। अच्छा, प्लस यहां बनता है H3O पॉजिटिव। मैं आपको लिख देता हूं, अभी पता चल जाएगा कैसे बनता है, क्या बनता है। इस रिएक्शन में, जैसे नाइट्रेशन में हम लोगों ने पढ़ा ना बच्चों कि इलेक्ट्रोफाइल क्या था नाइट्रेशन में? NO2 पॉजिटिव। वैसे ही बच्चों यहां जो इलेक्ट्रोफाइल है वो होता है आपका क्या? SO3। बस इतना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि होता क्या है, फिडिलक्राफ्ट का रिएजेंट पता रहता है। एल्काइलेशन में R प्लस, एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव, हैलोजिनेशन में X पॉजिटिव। लेकिन यहां पॉजिटिव नहीं होता। ये कैसा है? न्यूट्रल। अच्छा, कोई भी यहां बैठा धीर वीर महावीर मुझे NaHSO3, ये जो रिएक्शन थी, ये पहले तो याद करो आप जरा, मुझे बताओ NaHSO3 कितने लोग को थोड़ी थोड़ी सी याद आ गई? थोड़ी थोड़ी सी याद आ गई कि ये रिएक्शन एलिफेटिक मिथाइल कीटोन के साथ होती थी, साइक्लिक कीटोन के साथ होती थी, सारे एल्डिहाइड के साथ होती थी। इस रिएक्शन से व्हाइट कलर का कंपाउंड बनता था। कितने लोग को याद आई थोड़ी थोड़ी सी? बहुत कम जनता है, बहुत कम जनता है। अच्छा बच्चे ये बताओ, उसको करोगे कब करोगे? सब शॉर्ट नोट्स कब रिवाइज करोगे? अब बीच में पेपर भी तो हो गए ना आपके कुछ, तो वो जो पेपर होते थे उसमें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते होगे ना आप लोग? ऐसा है क्या कि सर अभी रिसेंटली नहीं देखा इसलिए वो ध्यान में नहीं है, ऐसा है क्या?
कि वो सर कभी भी ध्यान में ही नहीं था। ऐसा है क्या? तो ये बताओ, क्या एक बार देख लोगे तो ये कर लोगे आप पक्के से? पक्का? ठीक है, ठीक है। तो इसको भी देख के आना आप। अभी पहले पुछाई मैं इसकी कर लूं। किस वाले की? ये जो मैंने इतना दिया था, ये तो देख के आए हो ना? पक्का ना? अच्छा, हमको ये भी नहीं देख के आए हो। तो SO3 इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल है और ये प्रोडक्ट बनता है यहां पर। जिस रिएक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूं ना, चलो उसकी बात में छोड़ो अभी। इसके अंदर क्या चीज होती है, जरा इसके अंदर देखिएगा। इस जगह पर कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये बात थोड़ी सी अजीब सी है, तो इसको जरा समझ लीजिएगा कि यहां क्या होता है। इसके अंदर इस सल्फ्यूरिक एसिड के जो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, इनमें आपस में कोलिजन से कुछ मॉलिक्यूल अपना H+ लूज करते हैं और ये इनके द्वारा ही मौजूद इस कंटेनर में दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा ले लिया जाता है। जैसे एक तरह से सेल्फ आयनाइजेशन, जैसे वाटर होता है ना, आपका वाटर के कुछ मॉलिक्यूल अपना H+ देते हैं, वही वाटर के द्वारा ले लिया जाता है। जैसे H2O आपका डिसोसिएट होता है ना H+ और OH- के अंदर, तो आप क्या कहते हो, यही H+ ले लिया जाता है वाटर के द्वारा, तभी तो आप कह देते हो कि ये वाटर है कैसा, H3O पॉजिटिव। उसी तरह से यहां पर आपस में कोलिजन के कारण कुछ मॉलिक्यूल अपना H+ लूज करते हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल के O को मिलता है, जिससे बच्चों यहां क्या हो जाता है, O। अच्छा ये बताओ, मैं आपको थोड़ा थोड़ा पर डे देता चलूं तो आप उसको याद करते चलोगे? ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा थोड़ा सा। पहले बताओ कि क्या अभी मैं आज बढ़ाऊं कुछ पूछने के लिए? उतना पढ़ लिया सभी ने जितना मैंने दिया था? ठीक है, तो आज मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा कि इतना कर लेना, यहां से यहां तक एक बार आप शॉर्ट नोट से रिवाइज कर लेना। उसमें पहला काम जो आज का है, वो आप अभी तो जो करंट में चल रहा है ना, उसको मत छोड़ना। आज का काम मात्र इतना है कि आप एरोमेटिक रिवाइज करके इसके शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि ये जो पहला पोर्शन है, कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो आज खत्म हो गया। इसमें यही रिएक्शन थी, फिडिलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, और ये चल रही है सल्फोनेशन। ठीक है, तो यहां हुआ ये। आप हिम्मत तो बांधो बच्चों, बहुत आराम से कर ले जाओगे यार। इधर O, इधर H, यहां क्या हुआ बच्चों, जरा मुझे बताओ। ये बाहर निकला, ठीक है। अच्छा, एंड क्या हुआ, इधर से मैं कर दूं क्या, HSO4-। अच्छा जरा देखो बच्चों, ये जो वाटर निकला, तो यहां पर कौन सा चार्ज क्रिएट होने लगा, पॉजिटिव। इसके पास क्या चीज है, लोन पेयर। इधर क्रिएट हो रहा है कौन सा चार्ज, प्लस। तो ये क्या कर देगा, इधर आ जाएगा, जिससे क्या क्या हो गया यहां मुझे बताओ। यहां एक तो बन गया SO3, ये बना, एक तो बन गया SO3, एक बन गया HSO4-, एक बन गया H+, या इसको हम ये कह देते हैं कि H+ है और क्या चीज है, वाटर। इसको आप ये कह सकते हो ना कि पूरे का पूरा वाटर बाद में क्या हो गया है, एसिडिफाइड हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। H2SO4 इन वाटर, क्या मतलब है इसका, बाद में पूरा सोल्यूशन क्या हो गया, एसिडिफाइड हो गया। अब आपके मन में कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल लगे तो यहां 2 मोल लिए जाने चाहिए थे। लेकिन बच्चों देखो, 2 मोल की जरूरत नहीं है, 1 मोल वापस रीजनरेट हो जा रहा है। देखो 1 मोल वापस रीजनरेट हो जा रहा है, तो 2 देने की जरूरत नहीं, 1 भी दिया है तो आपको लास्ट में यही प्रोडक्ट बनाना है। इतनी चीज समझ में आ गई।
अच्छा, ये रहा इसका इलेक्ट्रोफाइल। अब जरा मेरी बात सुनना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आया बेंजीन, फिर से बेंजीन की तरफ एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, क्योंकि ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इस पर भयंकर अमाउंट से डेल पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे होंगे। इसको देखते हुए यहां हुआ कि यार मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तुम चिंता मत करो। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिए गए, यहां हो गई कुछ ये सिचुएशन। एस, इसने दिए अपने इलेक्ट्रॉन, ये शिफ्ट हो गया ऊपर। जरा देखो मैं ये बना रहा हूं, यहां O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ये बना इस प्रोसेस का इंटरमीडिएट। इतना समझ में आया? देखो बच्चों, ये जो इंटरमीडिएट यहां बन रहा है, ये इंटरमीडिएट अब तक किसी भी रिएक्शन में बनने वाले इंटरमीडिएट जैसा नहीं है। ये थोड़ा सा अलग है। जरा सोचो, जब आपका फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती थी तो ये इंटरमीडिएट बनता था बच्चों। इधर ये, उधर CH3 आकर भिड़ गया। जब एसाइलेशन होता था तो ऐसा ये आकर भिड़ गया। जब हैलोजिनेशन हुआ ये आकर भिड़ गया। जब नाइट्रेशन हुआ ये आकर भिड़ गया। हर जगह पर जो इंटरमीडिएट था उसमें एक ही चार्ज था। हर जगह जो इंटरमीडिएट था उसके अंदर चार्ज कितना था? एक ही चार्ज था। लेकिन यहां जो सल्फोनेशन का जो इंटरमीडिएट बना ना, उसके अंदर पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे इस प्रोसेस के दौरान भी क्या होगी? एनर्जी बाहर निकलेगी। मतलब ये इंटरमीडिएट भी बाकियों की तुलना में कैसा होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। इससे फर्क क्या पड़ेगा, इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। जरा देखो बच्चों, इससे पहले जो भी रिएक्शंस पढ़ी थी उनका एनर्जी प्रोफाइल मैंने देखा था। वो एनर्जी प्रोफाइल ऐसा था, यहां पोटेंशियल एनर्जी, यहां रिएक्शन कोऑर्डिनेट या प्रोसेस। ये जो ग्राफ चलता था, ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता था। पहला फर्स्ट स्टेप होती थी RDS, इसमें पीक आती थी, देन वैली। इस तरह से रिएक्शन का एनर्जी प्रोफाइल होता था। ये होती थी हमारी फर्स्ट स्टेप, जो कैसी होती थी? स्लो। फर्स्ट स्टेप जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होती थी? ज्यादा। और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा तो रिएक्शन की स्पीड कैसी? स्लो। तो फर्स्ट स्टेप होती थी RDS, सेकेंड स्टेप कैसी होती? फास्ट। अब जरा काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट को यहां पर मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बाकी रिएक्शंस के अंदर चाहे आप ये ले लेते थे CH6, D6, T6, इनमें से कुछ भी ले लेते थे, रिएक्शन का रेट पर फर्क नहीं पड़ता था, सबके रेट बराबर होते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि रिएक्शन का रेट जो है पहले पर डिपेंड करता था। दूसरे में H हट रहा है, D हट रहा है, T हट रहा है, ये तो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व ही नहीं होता था, क्योंकि वो RDS थी नहीं, वो ऑलरेडी कैसी स्पीड थी, कैसी रिएक्शन थी? फास्ट। तो रिएक्शन में यदि आपका H का हटना, D का हटना, T का हटना RDS में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, सब में रेट कैसा होगा? सेम। ऐसा होता भी था किन में? जो भी आपने पढ़ी है अब तक उनमें, एक्सेप्ट आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में नहीं होता ऐसा। अब जरा समझो, सारी चीजें एक साथ क्लियर हो जाएंगी। सुनो मेरी बात।
सल्फोनेशन में क्या हुआ, ये इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हुआ बाकी इंटरमीडिएट की तुलना में। तो इस एनर्जी प्रोफाइल में बच्चों एक चेंज आता है। वो चेंज कुछ ऐसे आता है कि ये जो है ये वाला, ये बाकियों की तुलना में कैसा हुआ, स्टेबल। तो एनर्जी प्रोफाइल में ये चेंज आता है। ऐसा आप सोचो कि आपने इस रस्सी को, इसको नीचे करना है आपको, क्योंकि ये क्या है, इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट स्टेबल है, मतलब नीचे लाना है। तो होता क्या है बच्चों, ये रस्सी नीचे खींची जाती है, और ऐसा करने के दौरान एक नया एनर्जी प्रोफाइल जनरेट होता है जो सल्फोनेशन का होता है। और उसमें होता क्या पता है, ये हल्का सा नीचे जाता है, ये हल्का सा इधर आता है, और ये ऐसा हो जाता है। मतलब यहां हमने पूरी ऐसे एक वेव टाइप की जा रही थी। आप ये सोचो, हमने इसको यहां से पकड़कर नीचे किया, इसको नीचे किया तो ये पीक नीचे आई, ये वाली पीक हल्की सी ऊपर कर दी हमने। सारी चीजों को बिल्कुल बैलेंस करना था, सब हवा में था, ये नीचे ले गए, ये हल्का सा ऊपर हो गया। यहां बना हमारा क्या, इंटरमीडिएट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इंटरमीडिएट पहले की तुलना में कैसा हो गया है, ज्यादा स्टेबल। अब जरा देखना, अब जरा देखना, मेरी बात सुनना। अब आप यहां पर आ गए, नो डाउट पहली वाली पीक इस वाली पीक से हल्की सी बड़ी है, नो डाउट पहली वाली पीक इस पीक से हल्की सी बड़ी है। मतलब सल्फोनेशन रिएक्शन में भी आरडीएस ये है। लेकिन जब आप यहां पर हो ना, तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। यानी रेट जो है आपका पहली स्टेप के साथ साथ दूसरी स्टेप पर भी डिपेंड करने लग गया। क्योंकि यहां पर हो ना आप, यहां पर ये बीच में है इंटरमीडिएट, इस इंटरमीडिएट से मे भी आप प्रोडक्ट में पहुंच जाओ। ये भी तो हो सकता है यहां से आप वापस रिएक्टेंट में पहुंच जाओ। अगर यहां से डी हटाना होगा तो आप प्रोडक्ट में आराम से एच हटाना होगा तो आप प्रोडक्ट में आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि एच हटाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, डी हटाने के लिए दी जाने वाली एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो जब आप यहां पर हो इस इंटरमीडिएट वाली जगह पर, तो आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, ठीक, क्योंकि रिएक्शन के अंदर क्या है, रिवर्सिबिलिटी है। ये नहीं झिल रही है आपकी बात, कोई बात नहीं, सब थोड़ा झिलता है। अब ये पहले ये एनर्जी प्रोफाइल जो इस वाले कलर से बना है, ये झिला एनर्जी प्रोफाइल। जब ये एनर्जी प्रोफाइल झिल गया आपको, तो आप ये चीज समझ गए कि रिएक्शन में ये पीक भी पहले की तुलना में बड़ी हो गई, पहले की तुलना में ये पीक भी बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का रेट जो अब तक इस पर डिपेंड कर रहा था, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, यहां पर आकर आप फंस गए हो। अब मुझे बताओ, अगर ये पीक जो है इतनी ऊंचाई पर आ गई, इसका मतलब प्रोडक्ट बनने के दौरान ये जो H का हटना, D का हटना, T का हटना, इस पर भी तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करने लग गया ना। क्योंकि जब इतनी थी पहले, तो सारा रेट इस पर डिपेंड कर रहा था। अब क्या हुआ, ये इतनी हो गई, इतनी हो गई। तो यहां से अगली स्टेप में आप H हटा रहे हो, D हटा रहे हो या T हटा रहे हो, यह डिपेंड करने लग जाएगा कि किस वक्त रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा। अगर आप H हटा रहे होगे आगे चलकर, यहां से थोड़ा सा और बोलने तो हो सकता है और क्लियर हो जाए। यहां प्लस आया, इधर ही आया, यहां O माइनस, डबल बॉन्ड O, ये। अब आप अभी कहां हो, अभी 1 मिनट में आ जाएगा, चिंता मत करो। अभी आप कहां पर हो, इंटरमीडिएट में हो, ठीक। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना होगा, H हटाना है यहां से। अब ये जो H हटाना है, ये H किसके द्वारा लिया जाएगा, कोई बाहर वाली चीज नहीं है, यहां पर कुछ और नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो कैसा है, एसिडिफाइड है पूरा। आपको यहीं वाले इस चीज को देना पड़ेगा H+, तो ये लेगा H+। अब जरा सोचो, यहां H होता, D होता और T होता,
तो कब ये बॉन्ड अच्छी तरह से टूट जाता? जब H होगा तब ये बॉन्ड अच्छी तरह से टूट जाएगा। इस चीज को मैं एनर्जी प्रोफाइल से आपको समझा रहा था कि वो ये था कि आप यहां पर फंसे हुए हो, रिएक्शन इस साइड और इस साइड दोनों में जा सकती है। पहले आपका कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी नहीं होती थी कि आगे वाली पर रेट डिपेंड करे, लेकिन अब क्या हो गया, ये वाली पीक भी ठीक ठाक हो गई। तो आपका रेट जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करने लग जाएगा कि H हटाना है, D हटाना है, T हटाना है, क्योंकि ये भी रिएक्शन पहले की तरह ही एक स्लो कैटेगरी की रिएक्शन है। अगर ये फास्ट हुई तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी फास्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप D हटाओगे तो रिएक्शन में जो ऑर्डर चलेगा वो ऑर्डर इस तरह को फॉलो करेगा। ये क्यों हुआ पता है? ये क्यों हुआ ये पूरी चीज? ये इसलिए हुआ क्योंकि आप एक ऐसे इंटरमीडिएट पर पहुंच गए जो इंटरमीडिएट में इधर से भी आप आ सकते हो और इधर भी आ सकते हो। दोनों पीक कैसी हैं? बराबर है, कंपेरेबल है। अदरवाइज अगर ये पीक बहुत छोटी होती तो फर्क नहीं पड़ता, H हट रहा है, D हट रहा है, T हट रहा है। लेकिन अभी क्या है, दोनों तकरीबन में कंपेरेबल हैं। और तकरीबन में कंपेरेबल क्यों है? क्योंकि रिएक्शन कैसी हो गई, ओवरऑल रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है। आप यहां से इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। तो दोनों ये चीज जो एक बराबर हो गई है, इस कारण से H हटना, D हटना, T हटना, तीनों के हटने पर आपका ओवरऑल रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है। क्या आयोडीनेशन प्रोसेस भी एक रिवर्सिबल प्रोसेस थी? क्या आयोडीनेशन प्रोसेस एक रिवर्सिबल प्रोसेस थी? तो क्या वहां पर भी H का हटना, D का हटना, T का हटना, इन पर रेट डिपेंड करना चाहिए? बिल्कुल। तो जब भी प्रोसेस, थॉट क्या है, जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, ऐसी कंडीशन में दोनों जो पीक होंगी, रिवर्सिबल का मतलब ही क्या होता है कि इंटरमीडिएट से आप प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट से आप रिएक्टेंट दोनों साइड जा सकते हो। अगर ऐसा होता, ऐसा, तो इसका मतलब आप इंटरमीडिएट से सिर्फ कहां जा सकते हो? प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल तो है ही नहीं। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो इसका मतलब दोनों जो पीक है वो तकरीबन में बराबर है, तभी वो रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसका मतलब रिएक्शन का रेट कहीं ना कहीं पहले के साथ साथ दूसरे पर भी डिपेंड करेगा। जिन्होंने भी साथ नहीं छोड़ा होगा सुनने में और ध्यान लगा रहे होंगे, वो पक्का है कि अंत तक बिल्कुल सही थॉट पर पहुंच गए होंगे। क्या ये थॉट समझ में आ गया? इसका मतलब यहां पर रिएक्शन का जो रेट होगा वो इस सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ठीक। अच्छा, आगे क्या होगा? यहां हो गया SO3H, ये कंप्लीट हुआ सल्फोनेशन। अभी इसमें कई सारे थॉट्स और हैं, बताते हैं। यानी यहां मैं लिखूंगा यहां क्या लिखा बच्चों हमने? काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड। किसमें ऑब्जर्व होगा? सल्फोनेशन के अंदर। और कहां ऑब्जर्व होगा? आयोडीनेशन में। बेसिक थॉट क्या आया निकलकर कि जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं उसमें इंटरमीडिएट, जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट साइड में भी जा सकता है, प्रोडक्ट साइड में भी जा सकता है। ऐसे केस में आपकी
जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट वाली पीक है वो इनिशियल स्टेज की पीक के बराबर हो जाती है। यानी अब की रेट का हटना या रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन के हटने, ड्यूटेरियम के हटने या टी के हटने पर डिपेंड करेगा। तो यदि H हट रहा होगा तो रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा और T हट रहा होगा तो रिएक्शन का रेट कम होगा। ऐसा दो केस में होगा, सल्फोनेशन और आयोडीनेशन। यहां लिखा हुआ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व्ड ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर, पहला पॉइंट। ड्यू टू रिवर्सिबल नेचर रेट डिपेंड ऑन फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड स्टेप। अगर कोई पूछे कि सल्फोनेशन की आरडीएस क्या है, सल्फोनेशन की आरडीएस क्या है, सल्फोनेशन की आरडीएस अभी भी फर्स्ट स्टेप। किसी भी रिएक्शन में फर्स्ट रेट डिपेंड इस पर भी करने लगा, लेकिन मैंने क्या कहा था, पीक अभी भी ये क्या है, हल्की सी बड़ी। अभी भी आरडीएस क्या है, हो गया। अब चलिए आगे चलते। ये सल्फोनेशन की हम लोगों ने कहानी देखी। अब मेरी बात सुनो, सल्फोनेशन की ओवरऑल कहानी क्या समझ में आई? वो ये समझ में आया कि जब बेंजीन पर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है ये। ठीक, और ओवरऑल रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल। इतनी चीज समझ में आ गई। ये हम लोगों ने पूरी यहां पर जो कहानी थी उसके बारे में जाना। अब इससे रिलेटेड जो कुछ नोट है वो मैं आपको बताता हूं। पहले ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन का यूज आप कर सकते हो, इस सल्फोनेशन का यूज कर सकते हो एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, जैसे मान लो बच्चों, मुझे इसमें, ठीक है, इस वाली जगह पर मुझे इधर कुछ लगाना था, मान लीजिए Br लगाना था। इस कंपाउंड को मुझे चेंज करना था इस कंपाउंड में। ठीक, इसको इसमें चेंज करना था। अब अगर आप मुझे बताओ क्या करूं मैं, इसको इसमें चेंज करना है। अगर मैं ब्रोमिनेशन करवाऊंगा बच्चों, तो ब्रोमिनेशन में तो मैं इस प्रोडक्ट को बना पाऊंगा, मेजर अमाउंट में ये बनेगा तो, लेकिन माइनर बनेगा। तो बच्चों क्या करो पता है, ये काम करो, इस पे आप रिएक्शन कराओ किस चीज की, इसमें आप रिएक्शन कराओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की। जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, इस पर रिएक्शन कराओ इसकी, क्या होगा, यही बनाओगे। अब क्या करूं, अब इस पर रिएक्शन करा दो Br2 इन FeBr3, क्या बनाओगे? अब तो ये ब्लॉक कर दी, क्या हो जाएगा, अब तो मजबूरी है, CH3 यहां Br, यहां HO3H। अब आप क्या करो पता है, इसके अंदर ऐड कर दो H3O पॉजिटिव, इसके अंदर आप ऐड कर दो H3O पॉजिटिव। आप देखिए ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन चल रही है। इसका मतलब क्या है पता है, अगर आपके पास ये है और आपने इस पर H3O पॉजिटिव ऐड कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियस प्रिंसिपल ये कहां की तरफ,
बैकवर्ड डायरेक्शन में चली आएगी। मतलब इधर से इधर है क्या, सल्फोनेशन, और इधर से इधर है डीसल्फोनेशन। ये प्रोसेस है सल्फोनेशन, और यहां है डीसल्फोनेशन। तो यहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो इस चीज का। तो जैसे ही आपने H3O पॉजिटिव मिलाया, रिएक्शन आ जाएगी बैकवर्ड में। मतलब ये जो ग्रुप था जिसने पैरा पोजीशन को प्रोटेक्ट कर दिया था, और यहां रिएक्शन नहीं हो पाई थी, और जैसे ही आपने H3O पॉजिटिव लगाया, ये ग्रुप यहां से गायब हो गया। मतलब इस जगह पर ये जो है वो यूज हो रहा है यूज्ड एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप। नोट का पहला पॉइंट। बात कर लेते हैं अब नोट के दूसरे पॉइंट की। ये ए हो गया। बी, बी पॉइंट ये याद रखने वाला है कि जब आप यहां पर SO3H लो और इस पर रिएक्शन करा दो फ्यूज्ड NaOH या KOH के साथ, पहली स्टेप में ये लिया जाता है, दूसरी स्टेप में H+ लिया जाता है। H+ दिया हो चाहे ना दिया हो, यही प्रोसेस करनी है। तो जैसे आपने याद रखा था कि जब फिनॉल पर जिंक डस्ट की रिएक्शन कराई जाती है तो उससे क्या चीज बन जाती है, बेंजीन। वैसे ही आपको इस वाली रिएक्शन को ध्यान रखना है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर होती है, और हाई टेम्परेचर पर होने वाली रिएक्शंस की मैकेनिज्म नहीं होती। फिर भी मैं आपको बोलता हूं थोड़ा सा यहां क्या हो रहा होगा। यहां OH, यहां डबल बॉन्ड O, आपने इस पर रिएक्शन कराई NaOH के साथ। तो पहले होती है एसिड बेस रिएक्शन, और उसके बाद यहां मैं लिख रहा हूं फर्स्ट होती है एसिड बेस रिएक्शन, और उसके बाद यहां से रिमूव होता है Na2SO3। क्या मैंने बोला, जरा इसको समझिएगा। पहले एसिड बेस रिएक्शन हुई बच्चों, तो क्या बन गया, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, O माइनस और Na+, ये बन गया। फिर यहां से क्या चीज रिमूव होती है, Na2। तो NaOH का अगला मॉलिक्यूल लिया, और क्या चीज आप बाहर निकाल दो, यहां से Na2, और क्या मैंने निकाल दिया जो निकालना था मुझे, और इससे आपका फॉर्मेशन होता है किस चीज का, फिनॉल का। आप ये कह सकते हो सर ये दूसरा वाला H+ क्यों दिया गया, क्योंकि जो शुरुआत में बच्चों फिनॉल बनेगा ना, वो मीडियम बेसिक होने के कारण पहले इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O- और Na+ में, और इसको जब हम एसिडिफाइड कर देंगे तो आपका यहां से OH आता है। तो कभी कभार ये दिया जाता है और नहीं, कभी कभार नहीं भी दिया जाता। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट कि जब आप सल्फोनिक एसिड पर फ्यूज्ड KOH या NaOH की रिएक्शन करा देते हैं तो ये हो जाता है। 4 पॉइंट है इसमें। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, NCERT में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप फिनॉल पर रिएक्शन करवाओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक, यहां पर OH पहले बना क्या, SO3H, टेम्परेचर बढ़ा दो। टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा एट हाई टेम्परेचर,
यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज का, एक O में भी और जुड़ जाए, एक SO3H में भी और जुड़ जाए, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है तीनों जगह जुड़ जाए, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में चूंकि दो जगह मेंशन किया हुआ है कि 2 और 4 पर आकर जुड़ता है हाई टेम्परेचर पर, इसलिए हम इसको ही लिख रहे हैं। इसके बाद यदि आपने रिएक्शन करा दी इस पर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, अब देखो बच्चों यहां क्या हो रहा है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराई, दो चीजें होंगी। एक तो ये एसिडिक मीडियम में क्या हो सकता है, रिमूव होगा, ये आपका एसिडिक मीडियम में रिमूव होगा, ये भी आपका एसिडिक मीडियम में रिमूव होगा, और यहां क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, खूब सारे NO2 पॉजिटिव हैं, और ये रिंग अब पहले की तुलना में एक्टिवेटेड भी नहीं है, मतलब यहां जुड़ गए हैं क्या, SO3H ग्रुप। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये पिक्रिक एसिड के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। मेरी बात समझ में आई? यहां क्या हुआ, देखो पिक्रिक एसिड ये क्यों नहीं बना पाता था, जरा सोचो। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण ये ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना देता था, लेकिन अब की मैंने क्या कर दिया है, SO3 जोड़ दिया है, जिससे ये रिंग क्या हो गई है, डीएक्टिवेटेड हो गई है। और जब हम अब रिएक्शन कराएंगे तो वो जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल रहा था अब वो नहीं मिलने वाला, और मैंने एसिड मिलाया है तो मैं इनको हटा भी ले जाऊंगा बीच में, और NO2 एट लास्ट जुड़ जाएगा। तो पिक्रिक एसिड बनाने का लार्ज स्केल जो प्रोडक्शन है वो इससे होता है। एंड लास्ट पॉइंट, यदि मैं आपको ये दे दूं और इस पर मैं आपसे कह दूं H2SO4 की रिएक्शन कराओ कॉन्सेंट्रेटेड, क्या प्रोडक्ट बनाओगे? तो इसके दो प्रोडक्ट पॉसिबल होते थे, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। एक हो सकता है यहां अटैक हो जाए, यानी अल्फा पर, और एक हो सकता था अटैक कहां हो जाए, बीटा पर। कहां अटैक ज्यादा अच्छा होता था, अल्फा पर, क्योंकि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज बनता था उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के दौरान ज्यादा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते थे जिसमें बेंजीन रिंग बनी रहती थी। अगर कोई पूछे बच्चों इसमें कौन सा ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, कौन सा कम थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, तो बच्चों याद रखना यहां पर ये जो है हमारा ये वाला, ये है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, क्योंकि यहां हमने क्या चीज चेक करी थी, स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, ये है टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट। ये अच्छा, टेम्परेचर कंट्रोल प्रोडक्ट कब बनते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर? ये चीजें आप एक बार रिवाइज करो बच्चों। यदि आपको मेंशन हो टेम्परेचर हाई 160 के आसपास, आप क्या बनाओगे, और ये कुछ 40-80 इसके आसपास दिया गया हो तो आप बनाओगे ये वाला, यानी कौन सा है ये, KCP। ये है सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो मैंने आपको बताई। अब हम लोग यहां करेंगे पहले कुछ प्रॉब्लम, यहां ये हटा दे रहा हूं मैं, लिखो लिखो लिखो। और मैंने कहा ना 3 लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने
दो इसलिए लगाया क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए दो ही लगाया। तीन इसलिए भी नहीं लगाया कि बल्कि ग्रुप है और हाईली डीएक्टिवेट कर रहे हैं रिंग को, इसलिए भी। नीचे नीचे वाला थर्मली स्टेबल है, ऊपर वाले में कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है और नीचे वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। ये वाला प्रोडक्ट इसलिए नहीं स्टेबल है, सुनो मेरी बात जरा सा, इसमें भी सुन लो। ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसका क्या स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है और इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। इसका प्रोडक्ट क्यों ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये ग्रुप और इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और इसके जो इलेक्ट्रॉन से इसमें क्या लगता रहेगा, रिपल्सन का फोर्स। ये रिपल्सन नहीं लगेगा यहां और इसके बीच में, इधर वाला तो दोनों में ही लगेगा। इसका असर जो है तब ज्यादा रहेगा जब ये ग्रुप यहां पर रहेगा, इसलिए ये प्रोडक्ट जो है ये आपका कम स्टेबल है, इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हमने कहा इसको केसीपी। पहले वाले में प्रोडक्ट आपका कैसा है, कम स्टेबल है, इंटरमीडिएट आपका ज्यादा स्टेबल है।
ये लिख लिया आप लोगों ने नीचे वाला? चलो जरा बच्चों इस पर दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इसका क्या आ रहा है। थोड़ा सा गलत सही जैसा भी बने कोई दिक्कत नहीं, FeBr3 हो ना हो, सिर्फ Fe भी हो तो भी वही काम करेगा जैसा पहले करा था। आज मैं कुछ काम नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको इसको भी करना है। क्या? ये वाली का शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसको ध्यान रखना इसके अंदर। चलो ट्राई करो, गलत सही जो भी बने, जितनी याद आ रही उतनी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है सारी अभी याद नहीं होंगी, ठीक है, धीरे धीरे याद कर लेंगे अपन।